आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम लेकर हाजिर हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर। हिंदुस्तान ने इस खबर की तरदीद की है कि अमेरिकी दबाव के पेश नजर ईरान से तेल की दरआमद में तखफीफ करने का फैसला किया गया है। ऐसी बरामद होने वाले खाम तेल में तखफीफ करें या बिल्कुल खत्म कर दें। जराये के मुताबिक कंपनियों ने से कहा गया है कि मुल्की मफाद के तहत यह फैसला लिया गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी हिदायत तस्लीम करने का पाबंद है और एक तरफा पाबंदी के किसी भी फैसले को मंजूर नहीं करता। वाज़ेह हो कि साबिका पाबंदियों के बावजूद हिंदुस्तान ईरान से खाम तेल की खरीदारी करता था, लेकिन पाबंदी के सबब होने वाली दीगर परेशानियों की वजह से इसमें इन दिनों काफी कमी हो गई है। I think it talks about reducing imports of oil from Iran to zero by 4th November. It should be noted that the statement was not India specific and it applies to all countries across the world. As far as we are concerned, we will take all necessary steps, including engagement with relevant stakeholders. अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में वक्त गुजरने के साथ मजबूती आती जा रही है। दौरे के अख्तिताम से कबल उन्होंने कहा कि इलाके में ताकत का तवाज़ुन कायम करने और दहशतगर्दों को रोकने में हिंदुस्तान का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में इक़्तिसादी तरक्की में हिंदुस्तान अहम किरदार निभा सकता है। इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप हासिल करने में अमेरिका हिंदुस्तान की पूरे तौर पर हिमायत करेगा। We are communicating this message to Pakistan more strongly than in the past, and we hope to see changes. The U.S.-India military partnership is also deepening. We have significantly upgraded our security cooperation with India, which is now a major defense partner of the United States. When America's and India's defense and foreign ministers meet, they will discuss ways that the United States can continue to support India as a provider of regional security, particularly in and around the Indian Ocean. In his speech to the Shangri-La Dialogue, Prime Minister Modi spoke compellingly about India's vision for the region. It included a vision of sovereign countries pursuing growth, in the words, quote, free and fearless in their choices. President Trump shares that vision. A free and open Indo-Pacific region is central to that vision. In the last couple of years, India has joined 3 major non-proliferation groupings. The United States also fully supports India's membership in the Nuclear Suppliers Group. India continues to demonstrate it is a responsible steward of its nuclear technology. शाम के जनूबी शोबे दरा में बागियों के कब्जे वाले इलाके में हुकूमती अफवाज के हमले में 22 शहरी हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। फिजाई हमलों में रूसी जंगी जहाज भी शामिल थे। बरतानिया में कायम इमदादी एजेंसी के मुताबिक रूस के लड़ाका तैयारों ने अस्सिफ्रा इलाके पर 35 हमले किए। खबरों के मुताबिक हमले में एक तहखाने को भी निशाना बनाया गया, जिसके सबब 5 बच्चों समेत 17 अफराद मारे गए हैं। वाज़ेह हो कि 2 दिन पहले भी इस इलाके पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में अस्सिफ्रा का वाहिद अस्पताल भी तबाह हो गया। गुज़िश्ता 19 जून से इस इलाके पर शामी फौज फजाई हमले कर रही है। उधर शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के चीफ मुज़ाकरातकार नस्र अल हरीरी ने अमेरिका पर डबल क्रॉस का इल्जाम आयद किया है। रियाज में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा जनूबी मगरबी इलाके में असद हामी फौज के हमलों के खिलाफ खामोशी अख्तियार करने की मजम्मत की। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल इन इलाकों में अमन कायम करने के लिए जॉर्डन, रूस और अमेरिका के दरमियान मफाहमत हुई थी, जिसके तहत इसे गैर जंगी जोन करार दिया गया था। हरीरी का इल्जाम है कि दरपर्दा अमेरिका कोई और खेल खेल रहा है और अल हरीरी ने जाना चाहा कि जब शाम के दूसरे हिस्सों में अमेरिकी फौज हमला कर सकती है तो जुनूब मगरिब इलाकों में क्यों नहीं कर दखल दे सकती। आपको बता दें कि मुल्क के जुनूबी मगरिब इलाके से ही असद हामी फौज को सबसे पहले मुजाहमत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस पर कब्जे के बाद बागी जंगजू शुमाल मगरिब तक ही सिमट कर रह गए हैं।
लेबनान में पनाहगुज़ीन शामी शहरी अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। लेबनान के अरसाल में मुकीम तकरीबन 400 के करीब शामी शहरियों ने शाम की सरहद में दाखिल होना शुरू कर दिया है। खाना जंगी के सबब गुज़िश्ता कई सालों से घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए जज्बाती लम्हा है। लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपने आबाई इलाकों में जाने का मौका मिल रहा है। इनमें कई ऐसे बच्चे हैं जो पहली दफा अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिलेंगे। उनके वालिदैन उन्हें दादा दादी नाना नानी के बारे में बता रहे हैं। पनाहगुज़ीनों का ये काफिला कलामोन इलाके से शाम की सरहद में दाखिल हुआ। इसके अलावा सैकड़ों अफराद और भी हैं जो कि वापस शाम जाने के इंतजार में हैं। लेबनानी हुकूमत ने इसके लिए कागजात मंजूरी के लिए शामी हुकूमत को भेज रखे हैं। आपको बता दें कि लेबनान में इस वक्त 10 लाख से करीब शामी पनाहगुज़ीन मुकीम हैं, जिनमें से 50,000 अरसाल में रहते हैं। लेबनानी हुकूमत इन्हें वापस शाम भेजना चाहती है, लेकिन UN रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि सिक्योरिटी की जमानत के बिना इन्हें शाम वापस भेजना खतरनाक साबित हो सकता है। और इस मामले को लेकर के UNHCR और लेबनानी हुकूमत के माबैन काफ़ी बयानबाजी हुई थी। कहा जा रहा है कि मौजूदा काफिले की वापसी में UNHCR का किसी तरह का अमल दखल नहीं है। लीबियाई फौज के कमांडर खलीफा हफ्तार ने देरना में मकामी जंगजुओं और इस्लाम पसंद अनासर के खिलाफ जीत का दावा किया है। अपने नशिया पैगाम में हफ्तार ने कहा कि देरना में मौजूदा हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह बागियों के खिलाफ लीबियन नेशनल आर्मी के जवानों ने कामयाबी हासिल कर ली है। मिस्र की सरहद से लगे देरना में 1.25 लाख लोग आबाद हैं और वाज़ेह है कि लीबिया के मगरबी इलाके में हुकूमत मुखालिफ फौज का कब्जा था, जबकि LNA मशरक़ी इलाके पर काबिज है। हालांकि इंडिपेंडेंट ज़राए से लीबियाई नेशनल आर्मी के कब्जे की तस्दीक नहीं हो पाई है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि वस्ती देरना के किन हिस्सों पर LNA का कब्जा हुआ है। मुअम्मर कद्दाफी की मौत के बाद से ही LNA देरना पर कब्जे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आलमी शोहरत याफ्ता सीमेंट कंपनी लफार्ग होल्किम के साबिक फ्रांसीसी ओनर लफार्ग SA पर शाम के मिल्टन ग्रुप को मदद पहुंचाने का इल्जाम है। कंपनी की मौजूदा इंतजामिया के मुताबिक अदालती जराये से इसकी तस्दीक करते हुए बताया गया कि अदालत ने कंपनी पर इंसानियत मुखालिफ मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने और इसके माली इमदाद फराहम करने का इल्जाम लगाया था। वाज़ेह कि 2015 में स्विट्जरलैंड की लफार्ग होल्किम और लफार्ग SA जम होकर के एक कंपनी बन गई थी। ये मामला जलाबिया में वाक़ई सीमेंट प्लांट को शुरू करने का है। ज़राए के मुताबिक 2011 में प्लांट शुरू करने के लिए कंपनी ने बागियों को रिश्वत दी थी और कंपनी के मुताबिक इस मामले को लेकर कंपनी के साबिक चेयरमैन और CEO से पूछताछ हुई थी। हालांकि कंपनी के जानिब से इन इल्जामात की तरदीद की गई है। उनका कहना है कि जांच कमेटी के सामने कंपनी का सही मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। आप बने रहिए वर्ल्ड न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अरब और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुहाजिरीन को लेकर यूरोपीय ममालिक के दरमियान इख्तलाफात खत्म नहीं हो पा रहे हैं। मामले का हल तलाश करने के लिए EU मेंबरान की आज ब्रुसेल्स में मीटिंग हुई, लेकिन इस मसले पर इत्तफाक राय नहीं बन पाई। मीटिंग में सरहदी इलाकों की सख्त निगरानी पर जोर दिया गया। इसके अलावा बड़ी तादाद में मौजूद मुहाजिरीन के लिए नए सेंटर्स कायम करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बाज़ यूरोपीय ममालिक का कहना है कि मुहाजिरीन की वजह से इक्तसादी बोझ बढ़ने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी खड़ा हो गया है। इटली ने इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है और दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन का रवैया नर्म है, लेकिन उनका कहना है कि दूसरे ममालिक भी इन्हें पनाह दें। वाज़ेह है कि अफ्रीका से आने वाले मुहाजिरीन इटली, जबकि मशरिक़ वस्ता के ज्यादातर मुहाजिरीन ने जर्मनी में पनाह ले रखी है। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में एक मकामी अखबार के दफ्तर पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग में 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक रियासती दारुल हुकूमत एनापोलिस में वाक़ई कैपिटल गेजेट नामी अखबार को हदफ बनाकर के हमला किया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुसल्लह शख्स न्यूज रूम के बाहर से फायरिंग की। हमलावर के पास शॉटगन और स्मोक ग्रेनेड से लैस था। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स जेरड रामोस को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक हमले की वजह वाज़ेह नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि हमलावर ने 2012 में अखबार के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा किया था, जो कि वह हार गया था। अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके महलूकीन के तईं ताज़ियत का इजहार करते हुए हमले की मजम्मत की है।
तेल से भरे एक टैंकर में आग लगने के सबब नाइजीरिया के शहर लागोस में 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इसके अलावा पास से गुजर रही कई गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई। आग इतनी शदीद थी कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। यह हादसा लागोस और इबादात को जोड़ने वाले इलाके में हुआ है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। मकामी इंतजामिया के मुताबिक आग की जद में आने से 5 बस, 2 ट्रक, 1 ट्राईसाइकिल और 45 कारें जलकर खाक हो गई। एक और छोटा सा वक्फा, लौटेंगे तो बात करेंगे आलमी फुटबॉल कप। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर और बात करेंगे फीफा आलमी वर्ल्ड कप की, फीफा आलमी कप की। और सनीचर से आलमी कप 2018 के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं और अब हारने वाली टीमों के पास कोई मौका नहीं होगा वापसी का। हारने वाली टीम का रूस से बोरिया बिस्तर बन जाएगा। सनीचर को यह देखना दिलचस्प होगा कि एक साबिक चैंपियन की रुखसती होती है या फिर 2 की। पहले प्री क्वार्टर फाइनल में मेसी एंड कंपनी का सामना 1998 की चैंपियन और 2006 की फाइनलिस्ट फ्रांस से होगा। अर्जेंटीना की टीम इस आलमी कप के अपने सबसे मुश्किल मुकाबले की तैयारी में मसरूफ है। शनिचर को होने वाले पहले प्री क्वार्टर फाइनल में उसका सामना फ्रांस से होगा। 1978 और 1986 में चैंपियन रही अर्जेंटीना टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन लीग राउंड के खत्म होते होते उस पर बेट लगाने वालों की तादाद में कमी आती गई। क्रोएशिया के हाथों मिली शिकस्त ने टीम की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। नाइजीरिया के खिलाफ लीग का आखिरी मुकाबला उसके लिए डू एंड डाई जैसा था। स्टार स्ट्राइकर मेसी की साख दांव पर लगी हुई थी। गुटबाजी की अफवाह टीम को मजीद नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन फैसलाकुन मुकाबले में किस्मत और मेसी दोनों ने टीम का साथ दिया। फॉरवर्ड लाइन अभी भी अर्जेंटीना का मजबूत शोबा है। मेसी की क़यादत में हिगेन, एग्यूरो और कोस्टा किसी भी डिफेंस लाइन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन टीम का डिफेंस अब पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह है कि क्रोएशिया के खिलाफ उसे शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी थी। फ्रांस के सामने अर्जेंटीना की डिफेंस लाइन का फिर इम्तिहान होगा। लेस ब्लूज के नाम से मशहूर फ्रांसीसी टीम हालांकि अपने पूरे रंग में नहीं दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया और पेरू के खिलाफ मामूली फासले से मैच जीतने वाली फ्रेंच टीम को आखिरी मुकाबले में डेनमार्क के खिलाफ गोल करने का कोई मौका नहीं मिला। गुज़िश्ता 2 मुकाबलों में अर्जेंटीना के खिलाफ शिकस्त झेलने वाले फ्रांस का आलमी कप का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। 1986 के बाद से फ्रेंच टीम सभी मौकों पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। गुज़िश्ता आलमी कप में उसने नाइजीरिया को शिकस्त दी थी, लेकिन इस दफा मुखालिफ अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की ही तरह फ्रांस भी अपने मिडफील्ड और फॉरवर्ड पर ज्यादा मुनहसिर है। पोग्बा, मातोदी, ग्रिजमैन और एम्बापा को रोक पाना कोई आसान काम नहीं होगा। गुज़िश्ता 2 आलमी कप में लेस ब्लूज ने फ्रेंच शायकीन को काफ़ी मायूस किया था। पुरानी तारीख दोहराने के लिए देशाम्प की इस टीम को अभी लंबा सफ़र तय करना है, जिसकी पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए उसे अर्जेंटीना से पार पाना होगा। दोनों ही टीमों का माजी शानदार है। मैराडोना आज 50 से ऊपर के हो चुके हैं। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इस वक्त वो खुद रूस में हैं। 1986 आलमी कप वाले मैराडोना का तिलिस्म आज भी फुटबॉल शायकीन के जहन में मौजूद है। मैराडोना के बाद का जमाना ज़िनेदिन ज़िदान का था। गुज़िश्ता 50 सालों की फुटबॉल तारीख में कोई दूसरा खिलाड़ी इनका हमपल्ला नहीं हो सकता। 1998 और 2006 ने फ्रेंच फुटबॉल को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। अब देखना होगा कि मेसी और पोग्बा कौन इन ऊंचाइयों तक अपनी टीम को ले जाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सर, अर्जेंटीना और फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये प्री क्वार्टर ही फाइनल बन गया है। वो तो फाइनल बन गया, लेकिन बात ऐसा है कि अर्जेंटीना का जितना फुटबॉल हम लोग चाहते थे उसका अभी तक कुछ खास नहीं खेला है। लास्ट मैच में मेसी ने कुछ अच्छे गोल किया है,
ये सही बात है, लेकिन उसका टीम का जो डीप डिफेंस और मिडफील्ड का इतना खराब हम लोग देख रहे हैं कि ओपोनेंट एनी टाइम वो इक्वलाइज कर सकता है। तो यही है अर्जेंटीना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात सही है कि फ्रांस टीम का एकदम यंग लड़का है, जैसे 3-4 प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है, जैसे ग्रीजमैन है, ग्रीजमैन, पोगबा, इन्होंने मिडफील्ड को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टीम को मिडफील्ड से खेला बन रहा है। और ऊपर में जिराउड रहता है, उसको स्ट्राइकिंग पावर अच्छा है, गोल का अंदर चला जाता है, 6 यार्ड बॉक्स का अंदर, जैसे जहां गोल करना चाहिए स्ट्राइकर तो वो वहां पहुंच जाते हैं। और जो डीप डिफेंस है, वो डीप डिफेंस में 2 जो सेंट्रल डिफेंडर है उन्होंने बहुत स्ट्रांग है, वो टीम को कॉम्पैक्टनेस बनाता है डिफेंस को। बिल्कुल। और ये डिफेंस का दोनों का पैरेलल नहीं खेलता है, थोड़ा डायगोनल खेलता है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैच में आपके मुताबिक दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अटैकिंग की बात करें, अटैकिंग होगी या फिर डिफेंसिव होगी? नहीं, ये डिफेंसिव नहीं होगा, क्योंकि मेसी जैसे प्लेयर है, उसमें अर्जेंटीना ऑलवेज डिफेंस से छोड़ के वो अटैकिंग करेगा, मेसी को ज्यादा पास करवाएगा। और उसका साथ डी मारिया भी है, वो भी बाएं तरफ से विंग से सेंटर करवाएंगे। लेकिन और दूसरा जो ये फ्रांस टीम है, उसका विंग हब इतना अच्छा है, विंग से 5-6 आदमी पूरा ऊपर चला जाता है। ठीक है, बनर्जी साहब, आप किस टीम को फेवरेट मानते हैं? मेरा हिसाब से अभी हम फ्रांस टीम को फेवरेट मानते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत बनर्जी साहब, एक्स इंटरनेशनल फुटबॉलर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। तो आलमी कप के लीग राउंड के तमाम मुकाबले खत्म हो गए और आखिरी दिन खेले गए मैचों में सबसे ज्यादा मायूसी सेनेगल को हुई। इसका फायदा मिला एशियाई पावर हाउस जापान को। कोलंबिया ने आखिरी मुकाबले में सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं बेल्जियम ने इंग्लैंड को हराकर ग्रुप जी में पहला मकाम हासिल कर लिया। मीडिया में इंग्लिश टीम को जीत का मजबूत दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन कैलिनग्राद में इंग्लिश गोलकीपर और डिफेंस लाइन बेल्जियम के हमले को ही बचाती रही। दूसरे हाफ में अदनान को मौका मिल गया। लेफ्ट फुट से ली गई इस कर्लिंग शॉट को इंग्लिश गोलकीपर पूरी डाइव लगाने के बावजूद नहीं रोक पाए। यही मैच का आखिरी गोल भी साबित हुआ। हालांकि रैशफोर्ड को बराबरी का सुनहरा मौका मिला, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। इंग्लिश गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड अगर चौकन्ना नहीं होते तो बेल्जियम की जीत की मार्जिन और ज्यादा होती। 3 मैचों से पूरे 9 पॉइंट हासिल करने वाले बेल्जियम का प्री क्वार्टर फाइनल में अब जापान से मुकाबला होगा। आखिरी लीग मुकाबले में जापान और पोलैंड आमने सामने थे। ग्रुप एच की पोजीशन ऐसी थी कि प्री क्वार्टर फाइनल के लिए कोलंबिया और सेनेगल भी दावेदार थे। इस लिहाज से यह मैच जापान के लिए अहम था। जापान के खिलाड़ियों ने जारहाना शुरुआत की, लेकिन खराब फिनिशिंग के सबब वो गोल नहीं कर पाए। इस दौरान पोलैंड के भी हमले जारी रहे, लेकिन जापानी डिफेंस और गोलकीपर की मुस्तैदी के सबब पोलिश टीम को बढ़त नहीं मिल पाई। जापान की टीम खुशकिस्मत रही कि हार के बावजूद उसे लास्ट 16 में जगह मिल गई। मैच का इकलौता गोल 59वें मिनट में बेडनॉरेक ने किया। सेट पीस को सही सिमत दिखाते हुए बेडनॉरेक ने पोलिश टीम को आलमी कप की पहली जीत दिलाई। जापान टीम को कम येलो कार्ड देखने की वजह से प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। ये तीसरा मौका है जब एशियाई पावर हाउस को नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का मौका मिला। ग्रुप एच का दूसरा अहम मुकाबला कोलंबिया और सेनेगल के दरमियान था। जापान पोलैंड के बरखिलाफ इस मैच से दोनों टीमों के पास प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का मौका था। सेनेगल को मौका मिला, लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने मैच रेफरी के पेनाल्टी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। स्टार खिलाड़ी जेम्स रोड्रिगेज के मैदान से बाहर होने के बाद कोलंबियाई टीम परेशानी में दिखने लगी, लेकिन बारसा के डिफेंडर मीना ने हेडर के जरिए मैच का फैसला कुन गोल कर दिया। मीना का टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरा गोल है।
इस गोल के बाद पूरा समारा स्टेडियम पीला पीला दिखाई देने लगा। ट्यूनीशिया और पनामा के इस मैच से पॉइंट टेबल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोनों ही टीमें पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं। लेकिन दोनों टीमें बाइज्जत तरीके से टूर्नामेंट से रुखसत होना चाहती थीं। पहली दफा आलमी कप खेल रहे पनामा को 33वें मिनट में यासीन के ओन गोल की बदौलत बढ़त मिली। लेकिन 51वें मिनट में वहाबी खाजरी के क्रॉस पर फखरुद्दीन बिन यूसुफ ने गोल कर ट्यूनीशिया को बराबरी दिला दी। पंद्रह मिनट बाद खाजरी ने दूसरा गोल किया, जो बाद में विनिंग गोल साबित हुआ। गुज़िश्ता 40 सालों में ट्यूनीशिया की आलमी कप में यह पहली जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें कि शनिचर से आलमी कप में नॉकआउट मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं और पहला प्री क्वार्टर मुकाबला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कजान एरिना में यह मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। वहीं सोची में रात 11 बजे से पहले के बाद यानी 11:30 बजे से पुर्तगाल और उरुग्वे का मैच शुरू होगा।